फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम डैश ऑफ अ ट्री। तो कॉर्क जो है एक सब्सटेंस होता है जो किससे पाया जाता है, तो ट्री के। ए पार्ट इज लीफ, बी ऑप्शन इज बार्क, सी ऑप्शन इज स्टेम एंड डी ऑप्शन इज फ्रूट। तो जो कॉर्क होता है वो पाया जाता है बार्क ऑफ ट्री से। बार्क का मतलब होता है छाल। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर। तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी करी थी सबसे पहली बार कब करी थी आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है 1625, 1645, 1655 एंड डी ऑप्शन है 1665। तो 1665 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ल्यूवेनहॉक की बात करी गई है। तो ल्यूवेनहॉक विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन द डैश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहला जो फ्री लिविंग सेल खोज करी थी ल्यूवेनहॉक ने वो कौन से वाटर में करी थी। तो ए ऑप्शन इज रिवर वाटर, बी ऑप्शन इज पॉन्ड वाटर, सी ऑप्शन इज ओशन वाटर एंड डी ऑप्शन इज सी वाटर। तो इसका आंसर है पॉन्ड वाटर, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड डैश इन दिस सेल। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी है 1831 ने। ए ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन इज लाइजोसोम्स, ठीक है, एंड डी ऑप्शन इज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड व्हाट, रॉबर्ट ब्राउन हैज डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन ईयर 1831। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है विच हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो जो सेल होता है, सेल का जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को का जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है ये आपको बताना है। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया। ए ऑप्शन इज रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन इज रॉबर्ट ब्राउन, सी ऑप्शन इज पुरकिंजे एंड डी ऑप्शन इज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो फिफ्थ क्वेश्चन में अगर देखेंगे देन आंसर इज पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने टर्म प्रोटोप्लाज्म को कॉइन किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है सेल थ्योरी। अब देखिए सेल थ्योरी की बात पूछी गई, सेल थ्योरी किसने दी है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं सेल थ्योरी है क्या। सेल थ्योरी कहती है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल। और ये सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है किसकी, लाइफ की। तो ये किसने प्रेजेंट किया था, ये किसने दी है सेल थ्योरी। ए ऑप्शन इज वॉटसन एंड क्रिक, बी ऑप्शन इज शेल्डियन एंड श्वान, सी ऑप्शन इज हुक एंड ब्राउन एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है शेल्डियन एंड श्वान, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय डैश सजेस्टिंग दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो देखिए जो सेल थ्योरी का एक्सपेंशन है वो किसने दिया है, क्वेश्चन में पूछा गया है। और सेल थ्योरी के एक्सपेंशन में क्या कहा गया कि नया सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्रिएट होता है, बनता है। तो 7th क्वेश्चन में जो आंसर है वो क्या है, ए ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन इज रॉबर्ट ब्राउन, सी ऑप्शन इज पुरकिंजे एंड डी ऑप्शन इज वर्चू। तो वर्चू इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में याद रखिएगा सेल थ्योरी का एक्सपेंशन किसने किया, वर्चू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज नॉट यूनिसेलर। आपको बताना है इनमें से कौन यूनिसेलर नहीं है। तो पहला दिया गया क्लैमिडोमोनास यूनिसेलर होता है, पैरामीशियम यूनिसेलर है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलर है, लेकिन फिश एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। फिश क्या है, फिश इज़ अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो ये याद रखिएगा फिश कैसा होता है, फिश इज़ अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ। तो हर एक सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल होती है, न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों ही चीज़ें सभी सेल में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड देखिए 4 बातें दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी बात गलत है। तो फर्स्ट कहा गया दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, बिल्कुल सही है। और ये क्या करती है, ये सेल को जो सेल के अंदर कंटेंट होता है उसको सेपरेट करके रखती है, किससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। बात बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन देखिए द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब देखिए यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ सब्सटेंसेस को परमिट करती है, एंट्री परमिट करती है, और कुछ को अंदर जाने नहीं देती है या एंट्री एग्जिट अलाउ नहीं करती है। तो ये कौन करता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, बिल्कुल सही है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखिए सी ऑप्शन में कहा गया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। तो सुसाइडल बैग्स
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं कहते, ये कहते हैं लाइजोसोम्स को। ठीक है, तो यही जो आप ऑप्शन देखेंगे, जो ये ऑप्शन नंबर सी है, ये गलत है, क्योंकि ये लाइजोसोम्स को कहा जाता है, लाइजोसोम्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। और डी ऑप्शन में दिया गया है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये सही है। तो ए, बी और डी ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? सी ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। देखिए, आपको प्रोसेस का नाम बताना है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, मतलब गैसेस की बात हो रही है, उनका एक्सचेंज पॉसिबल होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है ट्रांसपीरेशन, गलत है। बी ऑप्शन लोकोमोशन, गलत है। सी ऑप्शन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ऑस्मोसिस भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, लिक्विड मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, और किससे हो रहा है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। अब इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको ए ऑप्शन दिया गया है ट्रांसपीरेशन, बी ऑप्शन इज लोकोमोशन, सी ऑप्शन इज डिफ्यूजन एंड डी ऑप्शन इज ऑस्मोसिस। देन ऑस्मोसिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो याद रखिएगा, गैस के पार्टिकल्स अगर मूव करते हैं तो उसको डिफ्यूजन कहेंगे, वाटर के पार्टिकल मूव करते हैं तो उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन। देखिए, ये सेल है, सेल के बाहर जो मीडियम है उसमें कंसंट्रेशन जो है वाटर का वो ज़्यादा है। ठीक है, देन द सेल के अंदर कंसंट्रेशन वाटर का कम है और सेल के बाहर कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा है। मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब आपको पता है क्या होगा? पानी अंदर जाएगा, किसके? सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर वाटर का जो कंसंट्रेशन था वो ज़्यादा था, और आपको पता है हायर कंसंट्रेशन से जो भी मटेरियल होता है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। प्रोसेस होगा ऑस्मोसिस। सच सॉल्यूशन इज़ नोन एज। तो ये जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका नाम ए ऑप्शन दिया गया हाइपोटोनिक, बी ऑप्शन इज हाइपोटोनिक, सी ऑप्शन इज आइसोटोनिक एंड डी ऑप्शन इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो आप देख सकते हैं दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होगा क्या? स्वेलिंग आएगी। अभी आप देख सकते थे स्वेल हो रहा था सेल, तो स्वेलिंग आती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सेम उसी तरीके का दिया गया है। इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन। देखिए, यहाँ पे आपको सेल दे दिया गया, ये सेल है और इसके बाहर क्या है? मीडियम है। अब मीडियम में अगर आप देखें तो वाटर का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो क्या होगा? वाटर यहाँ से निकल के बाहर पहुँचेगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो आपको बताना है इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा। जो सॉल्यूशन यहाँ प्रेजेंट है, व्हाट इज़ दिस सॉल्यूशन कॉल्ड? इस सॉल्यूशन का नाम क्या है? ए ऑप्शन दिया गया हाइपरटोनिक, बी ऑप्शन इज हाइपोटोनिक, सी ऑप्शन इज आइसोटोनिक एंड डी ऑप्शन इज कंसंट्रेटेड। तो इसका नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? श्रिंकेज होगा सेल में, याद रखिएगा, श्रिंकेज ऑफ सेल टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेमी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑस्मोसिस क्या होता है? कि स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का, लेकिन किसके थ्रू? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो डिफ्यूजन में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऑस्मोसिस बिना सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, वाटर जो एब्जॉर्ब होता है प्लांट रूट्स में, वो किसका एग्जाम्पल है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ए ऑप्शन दिया गया है डिफ्यूजन, बी ऑप्शन दिया गया ऑस्मोसिस, सी ऑप्शन इज ट्रांसलोकेशन, डी ऑप्शन इज ट्रांसपीरेशन। तो इसका आंसर है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। 17 देखिए, 17 में कहा गया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड। तो देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, तो पता है, और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन इज लिपिड्स ओनली, बी ऑप्शन इज प्रोटीन्स ओनली, सी ऑप्शन इज विटामिन ओनली एंड डी ऑप्शन इज बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो यही आंसर इसका सही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स मॉलिक्यूल की बनी होती है और साथ ही साथ प्रोटीन्स की भी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नोन एज। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन अभी हमने देखा था फ्लेक्सिबल होता है, और ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि ये फूड को इनगल्फ भी कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ए ऑप्शन ऑस्मोसिस, बी ऑप्शन इज डिफ्यूजन, सी ऑप्शन इज एंडोसाइटोसिस एंड डी ऑप्शन इज एक्सोसाइटोसिस। तो इसका आंसर है एंडोसाइटोसिस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट इज अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू। अब देखिए अमीबा जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू फूड को एक्वायर करता है, तो अभी जो हम लोग ने प्रोसेस देखा था उसी के थ्रू ये फूड को एक्वायर करेगा, दैट इज एंडोसाइटोसिस। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा गया द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो देखिए सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है बनी किसकी होती है, तो ए ऑप्शन दिया गया है लिपिड्स, बी ऑप्शन इज प्रोटीन, सी ऑप्शन इज सेल्यूलोज एंड डी ऑप्शन इज फैट्स। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सेल्यूलोज। तो याद रखिएगा प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 21 में कहा गया नेम अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। ठीक है, आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बताना है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो ए ऑप्शन दिया गया है लिपिड्स, बी ऑप्शन इज प्रोटीन, सी ऑप्शन इज सेल्यूलोज एंड डी ऑप्शन इज फैट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। 22 देखते हैं, इसमें कहा गया व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall, this phenomena is known as। तो अभी हमने देखा था श्रिंकेज हो रही थी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था सेल का, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन ऑस्मोसिस है, बी ऑप्शन डिफ्यूजन है, सी ऑप्शन प्लाज्मोलिसिस है और डी ऑप्शन इज डी प्लाज्मोलिसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका सही आंसर है प्लाज्मोलिसिस। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहा गया द न्यूक्लियस हैज डैश लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कितनी लेयर कवरिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, तो न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियस होती है वो डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। ठीक है, 2 लेयर्स होते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 द न्यूक्लियस कंटेन्स डैश विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। देखिए जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो न्यूक्लियस में कुछ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, तो वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन इज क्रोमोसोम्स, सी ऑप्शन इज जीन्स एंड डी ऑप्शन इज डीएनए। इसका आंसर है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। और याद रखिएगा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में अगर देखा जाए तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर का मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 नेम द ऑर्गेनल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो उस ऑर्गेनल का नाम बताना है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो भी कैरेक्टर्स एक जगह से मतलब एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसमिट होते हैं, तो वो किस ऑर्गेनल में सब के ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ए ऑप्शन दिया गया है साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन दिया गया है क्रोमोसोम, सी ऑप्शन इज जीन्स एंड डी ऑप्शन इज डीएनए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, ए ऑप्शन इज डीएनए, बी ऑप्शन इज प्रोटीन, सी ऑप्शन इज स्टार्च एंड डी ऑप्शन इज बोथ डीएनए एंड प्रोटीन। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ डीएनए एंड प्रोटीन। तो 26 का आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 देखिए नेम द मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। तो सेल को कंस्ट्रक्ट करना, सेल को ऑर्गेनाइज करना, ये किस मॉलिक्यूल में होता है, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये किस मॉलिक्यूल में होती है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन इज आरएनए, बी ऑप्शन इज डीएनए, सी ऑप्शन इज ग्लूकोज एंड डी ऑप्शन इज प्रोटीन्स। तो ये होता है डीएनए में। डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, NuCLEIC न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का मतलब क्या होता है, आरएनए के लिए आप डीऑक्सी को हटा दीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका बन जाएगा फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन दैट इज डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड। तो फंक्शनल सेगमेंट जो डीएनए के होते हैं व्हाट आर दे कॉल्ड, दे आर जीन्स। तो इसको जीन्स कहा जाता है। तो 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 देखिए इसमें कहा गया इन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड। तो देखिए बैक्टीरिया क्या है, एक यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का वो पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। तो ऐसा जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया है न्यूक्लियर पोर, बी ऑप्शन दिया गया है न्यूक्लियोलस, सी ऑप्शन इज न्यूक्लियोइड एंड डी ऑप्शन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
30 देखिए, ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। तो देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनको क्या कहा जाएगा? तो ए ऑप्शन इज प्रोकैरियोट, गलत है। बी ऑप्शन इज यूकैरियोट, यही ऑप्शन इसका सही है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, ठीक है, तो इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़्यादा बेटर क्या रहेगा? यूकैरियोट आप यूज़ करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कहा गया व्हेन वी लुक एट टेम्परेरी माउंट्स ऑफ अनियन पील। तो अगर आप टेम्परेरी माउंट देखें अनियन पील का या ह्यूमन चीक सेल का, वी सी अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इंक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो आप एक सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, एक लार्ज रीजन देखेंगे जिस जो कि इंक्लोज होगा किससे? सेल मेम्ब्रेन से। दिस रीजन टेक्स अप अ वेरी लिटिल स्टेन, इट इज़ कॉल्ड। तो ये जो जो रीजन होता है इसमें बहुत कम स्टेनिंग आएगी, बहुत ही कम कलर आएगा। इस रीजन को कहते क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया। ए ऑप्शन इज न्यूक्लियोप्लास्ट, बी ऑप्शन इज साइटोप्लास्ट, डी ऑप्शन इज न्यूक्लिक एसिड एंड डी ऑप्शन इज सेल मेम्ब्रेन। तो इसको कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स लिक्विड या फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है which microorganism lack any membranes and hence do not show any characteristic of life until they enter a living body and use its machinery to multiply। तो देखिए एक ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो बॉडी में एंटर कर जाता है तब वो लिविंग बनता है, और जब तक वो बाहर रहता है तब तक वो डेड रहता है, और उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात हो रही है दिस इज़ वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। आर का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको रफ दिखाई पड़ेगा, बिकॉज ऑफ डैश अटैच टू इट्स सरफेस। तो क्या अटैच होता है आर में? ए ऑप्शन इज लाइजोसोम्स, बी ऑप्शन इज राइबोसोम्स, सी ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी ऑप्शन इज डीएनए। तो इसका आंसर है राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से ये हम लोग को रफ दिखाई पड़ता है, और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ डैश मैन्युफैक्चर। तो देखिए राइबोसोम की बात करी आ रही है, किसके मैन्युफैक्चरिंग में राइबोसोम मदद करता है? तो ए ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, बी ऑप्शन इज वाइटामिन, सी ऑप्शन इज स्टार्च एंड डी ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट। तो अभी हमने बताया था इसका आंसर है प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का मतलब याद रखिएगा दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे S आ गया, इसका मतलब क्या है? स्मूथ है। अब स्मूथ है तो इसका मतलब इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो SER हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ डैश इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। तो SER क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है। फैट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लिपिड्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फैट्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा गया सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज। तो देखिए कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में मदद करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो अगर आपसे पूछा जाए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होती है, तो मेम्ब्रेन का मतलब सेल मेम्ब्रेन, बायोजेनेसिस का मतलब क्रिएट होना, ठीक है, बनना। क्वेश्चन नंबर 37 है इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। तो देखिए लिवर सेल की बात हो रही है, और किसके लिवर सेल की? वर्टिब्रेट की बात हो रही है। व्हाट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो कई सारे पॉइजन को, कई सारे ड्रग्स को डिटॉक्सिफिकेशन में कौन सा सेल ऑर्गेनल मदद करता है, ये पूछा गया है। तो ए ऑप्शन दिया गया है RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गलत है। दूसरा ये दिया गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यही ऑप्शन क्या है इसका? सही है। माइटोकॉन्ड्रिया गलत है, सेल मेम्ब्रेन भी गलत है। तो ऑप्शन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द डैश। तो देखिए जो मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, ठीक है, अब उसकी पैकेजिंग, उसका डिस्पैच अलग अलग टारगेट्स तक, अलग अलग साइट तक, ठीक है, किसके थ्रू होता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये होता है गोल्गी अपैरेटस के थ्रू। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर मेड बाय।
तो देखिए जो लाइजोसोम्स होते हैं उनमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब बताना ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन बनाता है इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। तो ए ऑप्शन इज न्यूक्लियस, बी ऑप्शन इज गोल्गी अपैरेटस, सी ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी ऑप्शन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 39th क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कहा गया विच ऑर्गेनेल इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल की तरह कौन सा ऑर्गेनेल बिहेव करता है। तो ए ऑप्शन इज न्यूक्लियस, बी ऑप्शन इज लाइजोसोम, सी ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी ऑप्शन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर है लाइजोसोम। लाइजोसोम इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। 41 देखिए विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस किसको बोलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी जनरेशन में मदद करता है। एनर्जी जनरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, मदद करेगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट इज 42 विच ऑर्गेनेल इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। तो सुसाइडल बैग्स किसको कहा जाता है, तो ये सब क्लास 8th के क्वेश्चन है, लाइजोसोम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 43 द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़। तो देखिए कई सारी केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इज़ रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ। तो माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को रिलीज़ करता है, लेकिन किस फॉर्म में रिलीज़ करता है, तो रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। यहाँ पर डाई लग जाएगा, डी आई डाई हो जाएगा, यहाँ ट्राई हो जाता है। डीएनए का मतलब बताया था भी, आरएनए का मतलब बताया था, तो यहाँ पर एटीपी सही आंसर होगा। 44 में कहा गया व्हाट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होती है, तो ये अगेन एटीपी होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 45 कंसीडर द टू स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप पढ़िए और फिर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए भी होता है और खुद का राइबोसोम्स भी होता है, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। और माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के कुछ प्रोटीन्स भी क्रिएट कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन 46 देखिए प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट डैश सेल्स। तो प्लास्टिड जो होते हैं वो किन में प्रेजेंट होते हैं, तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दैट इज ओनली इन प्लांट सेल। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्रोमोप्लास्ट ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दिया गया है क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ये भी सही है, क्लोरोप्लास्ट सही तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। अब देखिए इन क्लोरोप्लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कुछ येलो पिगमेंट्स भी होते हैं और कुछ ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं, तो कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं हुआ, तो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर सही हो जाएगा। 48 देखिए इसमें कहा गया व्हाट आर दी प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो ये जो कुछ मटेरियल दिए गए हैं जैसे स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हैं, तो ये प्राइमरी किन ऑर्गेनल में स्टोर होते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ए ऑप्शन दिया गया है क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन इज क्रोमोप्लास्ट एंड सी ऑप्शन इज ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका आंसर सही है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट याद रखिएगा, इसको कलरफुल या कलरलेस प्लास्टिड या इसको वाइट प्लास्टिड भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वाइट प्लास्टिड या कलरलेस प्लास्टिड कौन सा होता है तो आप कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट होता है। 49th में कहा गया द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड डैश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 49th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। 50 देखिए 50 में कहा गया विच ऑर्गेनल हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो किसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने देखा था और साथ ही साथ प्लास्टिड के पास भी होता है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है और प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51
स्ट्रोमा आर सिमिलर टू डैश इन देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रोमा का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वो किसकी तरह सिमिलर होता है, क्वेश्चन में पूछा गया। ए ऑप्शन इज न्यूक्लियस, बी ऑप्शन इज लाइजोसोम, सी ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्ट्रोमा का जो स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 52, व्हाट आर द स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट का स्टोरेज सैक कौन होता है, ये बताना है। तो ए ऑप्शन इज वैक्यूल, बी ऑप्शन इज गोल्गी अपैरेटस, सी ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी ऑप्शन इज लाइसोसोम। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 53। इसमें कहा गया कंसीडर द टू स्टेटमेंट। यहाँ देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए ऑप्शन दिया गया, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। बिल्कुल सही है, ठीक है। स्मॉल साइज होता है, वैक्यूल का साइज एनिमल सेल में स्मॉल होता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल जो होते हैं वो बड़े होते हैं। इसके बाद बात करी गई सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई। देखिए कुछ प्लांट सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो 50 to 90% सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वैक्यूल क्या थे, बहुत बड़े थे। दोनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 54 देखिए, इन प्लांट सेल डैश आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो ये कौन करता है, तो ए ऑप्शन वैक्यूल है, बी ऑप्शन इज गोल्गी अपैरेटस, सी ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी ऑप्शन इज लाइसोसोम। तो ये करता कौन है, वैक्यूल डज दिस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें कहा गया द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर द ग्रोथ इज कॉल्ड। ज़्यादातर जो सेल हैं वो किस प्रोसेस से डिवाइड होते हैं, तो दे आर डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कुछ ही सेल ऐसे होते हैं जो मियोसिस से डिवाइड होते हैं, ज़्यादातर जो सेल्स होंगे वो माइटोसिस से ही डिवाइड होते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 56। 56 में कहा गया इन माइटोसिस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू हाउ मैनी आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो कितनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं इन केस ऑफ माइटोसिस, तो ए ऑप्शन दिया गया है 2, बी ऑप्शन दिया गया है 3, 4 एंड 5। तो इसमें आंसर है 2। तो 2 डॉटर सेल बनती है इन केस ऑफ माइटोसिस, और मियोसिस में याद रखिएगा 4 डॉटर सेल्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 57। इसमें कहा गया द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। तो क्या डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं मदर सेल में, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, किस में ऐसा होता है, तो डॉटर सेल में और जो मदर सेल है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस प्रोसेस में सेम रहेंगे, तो वो माइटोसिस में सेम रहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में सेम रहते हैं और मियोसिस में क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। मतलब मदर के पास अगर देखा जाए तो अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो डॉटर के पास कितने हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 23, मतलब हाफ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 में देखिए क्या कहा गया, कंसीडर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग मियोसिस। तो मियोसिस से रिलेटेड दो बातें कही गई हैं। फर्स्ट में कहा गया व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। बिल्कुल सही बात है, मियोसिस में यही होता है। और सेकंड में कहा गया द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अभी हमने बताया था नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे एज कम्पेयर टू मदर सेल। तो दोनों ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल सही हैं, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट इज 59। इसमें कहा गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है प्लांट रूट से, किसका एग्जाम्पल है, तो हमने पहले भी देखा था वाला क्वेश्चन, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 60 में कहा गया नेम द वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू रिमूव लार्जर पार्टिकल्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, लार्जर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग एक वाटर प्योरिफिकेशन टेक्निक या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसका क्या नाम है। तो ए ऑप्शन दिया गया है ऑस्मोसिस, बी ऑप्शन दिया गया है रिवर्स ऑस्मोसिस, सी ऑप्शन इज डिफ्यूजन एंड डी ऑप्शन इज प्लाज्मोलिसिस। तो इसका नाम है आरओ। आरओ बोला जाता है ना, घर में आरओ लगा हुआ है, तो आरओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज। तो किसी भी लिविंग सेल का जो एंटायर कंटेंट होता है, लिविंग कंटेंट जो होता है लिविंग सेल का, मतलब एंटायर कंटेंट जो होता है लिविंग सेल का, उसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62। द गोल्गी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो गोल्गी अपैरेटस किसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
ए ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि गलत है। बी ऑप्शन राइबोसोम भी गलत है। सी ऑप्शन इसमें टोटली सही है। लाइजोसोम के फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व होता है? गोल्गी अपैरेटस इन्वॉल्व होता है, ये याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट इज 63, इसमें कहा गया द सेल वॉल लाइज डैश द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल कहाँ लाई करती है? तो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लाई करती है। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टेन द सेल्स। तो सेल्स को स्टेन करने के लिए, कलर करने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, कौन सा सोल्यूशन यूज़ करते हैं? तो ए ऑप्शन आयोडीन सोल्यूशन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन सैफ्रनिन सोल्यूशन, ये भी सही है। सी ऑप्शन मिथाइल ब्लू सोल्यूशन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब तीनों ही सोल्यूशन इसमें यूज़ किए जाते हैं। 65th क्वेश्चन देखते हैं, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द डैश। तो साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड कंटेंट होता है वो किसके अंदर होता है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी ऑप्शन इज सेल वॉल, सी ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड कंटेंट होगा उसको क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। 66 देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ सोल्यूशन सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। तो अभी हम लोग ने देखा था स्वेलिंग किस टाइप के सोल्यूशन में हो रही थी। तो स्वेलिंग किस में होती है? तो स्वेलिंग होती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। और श्रिंकेज किस में होता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। और नो चेंज किस में होगा? आइसोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है। क्वेश्चन 67 देखिए, इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात हो रही है। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शंस, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स, इट मे रिजल्ट द सेल टू। अब देखिए ज़्यादा जो वाटर है वो क्या हो रहा है? लीव कर रहा है, छोड़ रहा है उसको। और ज़्यादा अगर पानी उससे निकल रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंकेज हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन इसमें सही है। 68th में कहा गया, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, बिल्कुल सही है। अंदर की कवरिंग याद रखिएगा, जो इनर कवरिंग होती है वो फोल्डेड होती है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया के बढ़ने से ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। छोड़िए इसको फिलहाल, इस पे आइए। 68 में ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। देखिए इनर मेम्ब्रेन बोला गया ना, डीपली फोल्डेड होती है, ये भी हमने आपको बताया। दोनों ऑप्शन सही हैं। सी ऑप्शन इज दीज फोल्ड इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा फोल्डिंग होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और डी ऑप्शन में दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये चीज़ गलत है। प्रोटीन सिंथेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प नहीं करती है। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन मदद करता है? ये राइबोसोम्स मदद करते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सबसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा एज कंपेयर टू अदर थ्री, ठीक है। 69 देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट दिया गया है एम्प्टी स्ट्रक्चर इन दी साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वैक्यूल, बिल्कुल सही है। साइटोप्लाज्म में जो एम्प्टी स्ट्रक्चर होता है उसको वैक्यूल कहा जाता है। इट कुड बी सिंगल एज बिग एज अनियन सेल, ये बात भी सही है। दोनों ऑप्शन सही हो गए। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। तो चीक सेल में वैक्यूल कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 69 देखिए, इसमें डी ऑप्शन जो दिया गया है, लार्ज वैक्यूल आर कॉमन इन एनिमल सेल। लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल में थोड़ी ना होता है, किस में होता है? ये होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में तो बहुत ही छोटा वैक्यूल होता है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन दिया गया, क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्रोमैटिन मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? इंटैंगल्ड मास के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही हो गए। सी ऑप्शन देखिए, वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, अब जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है और वो क्या बन जाता है? क्रोमोजोम बन जाता है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन जो दिए गए हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। इसका मतलब सारे ऑप्शंस टोटली करेक्ट हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। तो 70 क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमने रखी थी ये पूरी एनसीईआरटी से थी। अगर आपने पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो अब आपकी पूरी एनसीईआरटी की जो थीम है, पूरा जो कंटेंट है एनसीईआरटी का, वो आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग हमारा जो एक और वीडियो है, एक दो और वीडियो हैं जो कि इसी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एमसीक्यू से रिलेटेड है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। और बाकी के वीडियोज़ भी आप प्लेलिस्ट से आके चेक कर सकते हैं। अपना जो भी एक्सप्लेनेशन है, अपनी जो भी कंटेंट है, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपने थ्योरी पढ़ी है, वो सारी थ्योरी आपकी इससे प्रिपेयर आसानी से हो जाएगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।